सब वैलेंस फैक्टर याद हुए बेटा? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोल। सर लास्ट क्लास में सर इसी में से ईट बना था इसी में सर बताते जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ऑक्जेलेट का वैलेंस फैक्टर बताते जाओ। 2 किस में कन्वर्ट होता है? CO2। ऑक्सीडाइज होता है कि रिड्यूस होता है? ऑक्सीडाइज। डाइक्रोमेट आयन का वैलेंस फैक्टर 6। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद रिड्यूस होता है। KMnO4 का 531। 5 एसिडिक, न्यूट्रल 3, हाईली बेसिक में 1। खुद रिड्यूस होता है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइपो किस में चेंज होता है? टेट्राथायोनेट में। उसका वैलेंस फैक्टर 1 होता है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट इज रिडक्टेंट। I- I2 में जाता है और I2 I- में जाता है। I2 का वैलेंस फैक्टर 2 और I- का 1। ठीक है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइट्रेंट है आयोडीन। आज इसका यूज काफी आना है। फेरस फेरिक में जाएगा बच्चों, स्टेनस स्टेनिक में जाएगा, स्टेनिक स्टेनस में जाएगा। H2 हाँ 8th में किसको डाउट था बताओ? यस सर ये समझा दीजिए। इसमें कुछ नहीं है बेटा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है टिन की, जैसे आयरन की +2+3 ऐसे ही टिन की +2+4। अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो Sn+2 किस में जाएगा? रट लो, +4 में जाएगा। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे Sn+4 की तो वो इसमें चला जाएगा। ये तो याद करना है। जैसे आयरन की +2+3 है ऐसे ही टिन की +2+4 है। ठीक है। ऐसे ही आर्सेनिक की +3+5 है। ये कुछ याद रखोगे तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये AS किस में जाएगा ऑक्सीडाइज होके। तो हमेशा किस में जाएगा? AS +3 से +5। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड में दोनों ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। तो जैसे फेरस ऑक्जेलेट, स्टेनस ऑक्जेलेट, तो उस केस में वैलेंस फैक्टर फिर ऐड हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन के केस के लिए मैंने बताया था कि दोनों की हाफ सेल लिख लो और फिर इलेक्ट्रॉन होमोजेनाइज कर लो और फिर देखो कितने मॉलिक्यूल्स उतने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल के लिए देख लो कितने का एक्सचेंज है। और अगर ये फॉर्मूला यूज करना चाहो तो ये भी कर लो, बट इसमें फॉस्फोरस का लेफ्ट हैंड साइड एटम 1 और 1 रखना। सर लास्ट एग्जांपल जो क्वेश्चन था एक बार समझा दीजिए। एक बार और देखो, P+3 P+5 में जा रहा है। यस सर। ठीक है। P+3 P0 में जा रहा है। ठीक है। यस सर। इसका आपको एक ही रखना है। इसका अगर आपको एक रखना है तो यहाँ बेटा 1/4 लगाना पड़ेगा ना। यस सर। अब लूप बना लो तो बताओ 3 आएंगे ना इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है। तो 1/2 + 1/3। ठीक है। और अगर आप होमोजिनाइज करके करना चाहते हो तो होमोजिनाइज करके तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। मतलब चाहे 4 यहाँ लगा दो चाहे 1/4 कर लो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे हमने इसमें कन्वेंशनली मेथड से अगर 4p + 3y में लगाते थे तो गलत आता था आंसर। तो सर ये उसी केसेस में होगा ना जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा एक तरफ? मतलब कहाँ पे? जैसे कि P4 का 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, तो सर ये उसी अच्छा। केसेस में गलत आएगा जहाँ पे P सर 0 होगा ना ऑक्सीडेशन? ना ना ऐसा नहीं है। कहाँ? यहाँ इसमें गलत आएगा। इसमें ये फॉर्मूला यस सर।
ना ना, उसके लिए बस ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ P2 है, ठीक है, तो हाफ कर लो, मतलब इसका P रहने दो यहाँ पे। मींस यहाँ और आगे भी और सब एग्जांपल्स में हम राइट साइड में ही करें। हाँ, इसका यहाँ 1 रहने दो बस, चाहे यहाँ P2 हो लेकिन यहाँ 1 रहने दो। ओके सर। उसका रीजन है ना, क्योंकि हम जब अगर यहाँ हम 4 लगाते हैं, ठीक है, 4 लगा के फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 लिखते हैं, तो जब हम ऐड करते हैं तो 6 और 4 10 हो जाता है, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर मैं यहाँ 4 लगाता हूँ तो क्या मैं उस 4 और 1 5 वाली बात को फिगर आउट कर रहा हूँ? नो सर। नहीं कर रहा ना। तो इसलिए जब मैं 2 और 3 लिख रहा हूँ तो मैं इस बात को फिगर आउट कर ही नहीं रहा कि यहाँ मैंने 4 लगाया। बताओ, देखा जाए तो ये 4 अगर लगते ही इसमें इलेक्ट्रॉन 3 थोड़ी रहे, फिर तो 3/4 हो गए ना। बोलो, इस Yes, sir. रिएक्शन का वैलेंस फैक्टर फिर 3/4 हो गया ना, चेंज है है ना। तो ये चीज कंसिडर कर लो, या तो नहीं तो बेस्ट तो ये रहता है जैसा अब तक पढ़ाया वैसा करो, होमोजेनाइज करो, फिर देखो कितने मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब सब लोग बताएं, ग्राम मोल या मोल का फॉर्मूला सब लोग बताएं। गिवन मास मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यहां देखो ग्राम इक्विवेलेंट या फिर नॉर्मली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? गिवन मास तो वही रहेगा बट नीचे इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। पहले बताओ, इतना याद रहेगा? यस सर। कंपेयर करते हुए बता रहा हूँ, इसलिए मोल और इक्विवेलेंट में फर्क क्या है। मोल में नीचे मोलर मास आता है, इक्विवेलेंट्स में नीचे इक्विवेलेंट मास आता है। अब ये बताओ कि इक्विवेलेंस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वैलेंस फैक्टर लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। इसको क्या लिखा है? मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर ऊपर चला गया। समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है। अब ये बताओ, ये चीज क्या रह गई? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। अच्छा ये बताओ, इक्विवेलेंट मास तो पता ही है ना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। यस मॉडर्न कंसेप्ट में क्या था इक्विवेलेंट मास? मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। बस मैंने इक्विवेलेंट मास की जगह मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर लिखा है, वैलेंस फैक्टर ऊपर चला गया बेटा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। और अगर मैं कहूँ कि भाई मिली इक्विवेलेंस, ठीक है, तो मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर। किस किस को समझ में आया? यस मतलब सर। याद ही रखना है बेटा, ये सब इसमें डिफाइन नहीं, ये तो याद ही रखना है हमें। मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू millimoles into valence factor. Now let's define normality. Normality is equal to, अच्छा मोलैरिटी में, मोलैरिटी क्या होती थी? चलो पहले मोलैरिटी लिखता हूँ। क्या होती मोल्स थी? इनटू वीएफ इनटू है ना।
मोल्स moles of solute upon volume of solvent solution in liter. ठीक है, ये मोलैरिटी होती थी। अब देखो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में ऊपर मोल्स की बजाय बस क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ग्राम इक्विवेलेंस की जगह क्या लिख सकता हूँ, Moles into valence factor. वेरी गुड। तो बताओ दूसरा रिलेशन क्या आया, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, मोलारिटी Molarity. मोलैरिटी। तो बताओ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, बोलो। Yes, sir. दो फॉर्मूलों का आज बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। एक तो किस किस का, अच्छा ये बताओ, जब हम मोलैरिटी में मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखा था हमने, और वॉल्यूम इन लीटर को इधर ले गए थे, फिर हमने कहा था कि भाई मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल्स, और याद करो मैंने कहा था कि हम वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे तो मोल्स की जगह क्या आएंगे बच्चों, Millimoles. मिलीमोल्स। याद है ये फॉर्मूला, इसका बहुत एक्सटेंसिव Yes, यूज sir. मिक्सिंग पे, है ना। तो अब आज आज ये बताओ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ये बताओ मिलीलीटर में अगर मैं वॉल्यूम लूं तो इक्विवेलेंट्स की जगह क्या आएंगे बेटा, Milliequivalent. मिली इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूले आज, जिसे मैं MEQ बोलूंगा बार बार, MEQ 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 का मतलब मिली इक्विवेलेंस, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये तीन फॉर्मूले आज का पूरा क्लास, आज पूरी क्लास में पूरी तो नहीं लूंगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तीन फॉर्मूले ये रट लो पहले तो। ये पूरा मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ बच्चों, बताओ पहला फॉर्मूला याद हुआ, Yes, sir. सिंपल है, ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, Given mass upon molar mass. नहीं ये वाला देखो बस, मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, Millimoles into valence factor. ठीक बात, चलो ठीक। ये नॉर्मेलिटी का बेसिक फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, Molarity into n factor. वेरी गुड। ये दूसरा, ये तो भूलना ही मत, ये तीन चीज, चाहे बीच का सब भूल जाना, और वैलेंस फैक्टर मत भूलना, ठीक है, लास्ट तक, ठीक है। फिर जैसे मोलैरिटी में ऐसे इधर ले गए थे, ऐसे ही नॉर्मेलिटी में इधर ले आए, तो मिली इक्विवेलेंस का एक नया फॉर्मूला, मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, Normality into volume of solution in milliliter. तीन तीन फॉर्मूले आप हाईलाइट मानो दिमाग में, मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मिलीमोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, या इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। बताओ समझ में आए सारे फॉर्मूले, बिल्कुल Yes. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक खुद कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं
खूब प्रैक्टिस आज तुम्हें रिडॉक्स के क्वेश्चन की करा रहा हूं। उससे पहले एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और लिख दूं बस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि अगर ये रिएक्शन है तो याद करो मोल्स में तो वी यूज टू डिवाइड, अगर इसके 100 मोल हैं, इसके 200 मोल हैं, तो बताओ 100/A 2/A B करके हम देखते थे कौन सी वैल्यू छोटी है। बताओ ऐसे करते थे यस सर। उसको लिमिटिंग लेके और एक्सेस वाली को बचाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग मिली इक्विवेलेंट्स ऑलवेज रिएक्ट in equal number। कुछ देखना ही नहीं है आपको कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं है, क्या करना है, कुछ नहीं, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट हमेशा बराबर नंबर में रिएक्ट करेंगे। और सेम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि आपके इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, फिर से लिख देता हूं इक्वेशन, इनिशियली मिली इक्विवेलेंट्स 400 आए, इसके 600 आए, ठीक है। तो आंख बंद करके मिली इक्विवेलेंट्स आफ्टर द रिएक्शन किस किस को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. बराबर नंबर में रिएक्ट करें ना, 400 400 रिएक्ट करेंगे और 400 400 सबके बन जाएंगे, तो जिसके ज्यादा हैं उसके 200 बच जाएंगे। किस किस को समझ में आ गया? ये लॉ यस ऑफ सर। बैलेंस है। इसका Yes. फायदा उठाना है हमें, इसका फायदा हमें उठाना है टाइट्रेशंस में। टाइट्रेशंस में हम ऊपर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे और नीचे हम रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख लेंगे, ठीक है। और इसका एस्टिमेशन करेंगे बेटा किस तरीके से कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। ठीक है। और अगर एसिड बेस टाइट्रेशन कराएंगे तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस। अच्छा इसको ये बताओ नटशेल में ये लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। मिली इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को N1V1 लिख सकते हैं यस सर। और मिली इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट को, तो ये इक्वेशन तो तुमने स्कूल में सुनी भी होगी, N1V1 बराबर N2V2 इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यस सर। यस सर। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसको मैं करूंगा, धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। रिडॉक्स के पहले करेंगे क्वेश्चन और फिर करेंगे एसिड बेस के नेक्स्ट टर्म पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.5 molar KMnO4 to oxidize 200 ml of 0.2 molar
completely in acidic medium. बताओ क्या इसमें हमें रिएक्शन याद है क्या? No. बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है। एक बार अगर तुम ये प्रैक्टिस बना लो लिखने की तो और अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये बताओ, ये एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंस फैक्टर 5 लोगे? Yes, sir. Yes, sir. हाइपो का मैंने कहा था तुमसे कि वो 1. मान के चलेगा, 1. मान के चलेगा कि वो S4 + 5/2 में जाएगा। अब आपको ये दो रिएक्शन लिख के इसलिए अपने मन को तसल्ली भी कर लेनी है कि भाई इसमें ये बताओ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. होना चाहिए ना Sir, ऐसा। reductant hypo है. हाँ, और KMnO4 Sir, oxidant. milli equivalent of KMnO4 is equal to milli equivalent of, तो अब बताओ KMnO4 का वॉल्यूम निकालना है बेटा। उसकी मोलैरिटी कितनी दी है? उसका वैलेंस 0.5. ये किस किस को समझ में आया इतना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. सब लोग। वैलेंस फैक्टर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करा मोलैरिटी को तो नॉर्मेलिटी आ गई, Yes, sir. इनटू Yes, वॉल्यूम निकालना है। हाइपो के लिए क्या लिखूं बच्चों? So 1 into 0.2 into 200. समझ में आया सबको? yes, Yes, sir. sir. तो ये मिली इक्विवेलेंस इसलिए है क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है। बस वॉल्यूम, क्योंकि देख पूरे चैप्टर में मिलीलीटर में रहेगा, है ना, तो इसलिए इक्विवेलेंस क्यों बार बार कैलकुलेट करें, क्यों 1000 से डिवाइड करके लीटर का पंगा लें। दोनों तरफ जब वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा तो हम दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट से चलेंगे ना। सर बोलो। सर इस क्वेश्चन के ऊपर जो आपने लिखवाया था सर वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके ऊपर मैंने ये लिखवाया कि मिली इक्विवेलेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, कि अगर इसी क्वेश्चन को हमें मोल से करना होता तो हमें फिर बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी होती और ये देखना होता कि इसके लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है, एक के लिए कितना रिक्वायर्ड है, तो 400 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा। मतलब सब कुछ स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करने लगता, उसके अकॉर्डिंग पता चलता कि भाई कौन लिमिटिंग होगा। बट यहाँ पे तुम ध्यान से देखो अगर कि ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्या फ़ायदा है, हम वैलेंस फैक्टर से जब हम पहले ही कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं मोल्स को, तो अब जो क्वांटिटी आएगी, ठीक है, वो हमेशा बराबर नंबर में रिएक्ट करेगी। वी नीड नॉट टू बैलेंस द रिएक्शन एंड इवन वी नीड नॉट टू नो द रिएक्शन। हमें ये भी नहीं पता है अगर कि रिएक्शन हो क्या रही होगी, बस हम तो ये देखेंगे, हाफ सेल लिख लेंगे, हाफ सेल ज़रूर लिख लेंगे, बस ये पता लगा लेंगे हाफ सेल लिख के कि इनके वैलेंस फैक्टर क्या है। उसके बाद इसकी बैलेंस रिएक्शन बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि मिली इक्विवेलेंट बराबर नंबर में रिएक्ट करते हैं हमेशा। तो जैसे इसका 400 है, इसका 600 है, तो इसका 400 और इसका 400 रिएक्ट करेंगे बराबर नंबर में, ठीक है। तो 400 अगर इसका रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना? 200.
ये खत्म हो जाएगा और सारे प्रोडक्ट 400 400 400 बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे? यस सर। सब लोग करें आराम से। मनांश, मनांश, सिद्धांत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर अनुमेहा बताओ क्या आ रहा है? सर कर रही हूँ 2 मिनट। हाँ कर लो आराम से, कोई नहीं। सुहानी तुम्हारा आया? तो 1 ml। कितना? तो 1 ml। 1 ml? तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, 1 चेक। लीटर, 1 लीटर। 1000 ml आ रहा है यस हाँ सर 1 लीटर है। सर। 1 लीटर आ रहा है। हाँ, ये पता है मोल्स को ना तुमने मिली मोल्स में कन्वर्ट नहीं करा होगा। यस सर वही करना भूल गई थी। हाँ, सर मैंने नॉर्मेलिटी को सर मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स करके सर वो सर वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक सर है मिली इक्विवेलेंस आ गया। ठीक है। तो बच्चों मेरे को तो 2 ही फॉर्मूले पता है, इतना इतना नहीं पता मुझे। मुझे तो 2 ही फॉर्मूले पता है बस। जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तब मैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यूज कर लूंगा। जब मुझे रिक्वायरमेंट हो, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं होगा, जैसे यहाँ वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं है ना क्वेश्चन, बोलो यस सर। इसके मेरे इक्विवेलेंट इस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से तो निकल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा? बस इन 2 फॉर्मूलों का खेल करते जाना है और कुछ नहीं है। बताओ, मोल्स निकाल लेते हैं। 15.8 अपॉन 158। यस सर। मिली मोल्स निकाल लेते हैं इनटू 1000। बैलेंस फैक्टर 5। इतना किस किस को समझ में आया? यस सर। यस। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ
अब बताओ मिली इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो 0.5 into V into 1. बोलो। Yes, sir. किसी को डाउट है पूछ लो। आदर्श Yes, sir. आ गया तुम्हारा? Yes, sir. कोई डाउट किसी को भी? बिना बिना शर्माए पूछ लेना भाई। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार और देखो, दो फॉर्मूले हैं Yes, बेटा, मिली इक्विवेलेंस के दो फॉर्मूले। अच्छा ये बताओ, पहले हाइपो का वैलेंस फैक्टर रटा है आपको? 1, यस सर। वेरी गुड, 1। तो ये बताओ मोलैरिटी इंटू 1 से नॉर्मेलिटी आ गई, पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, इंटू वी से मिली इक्विवेलेंस आ गए। चाहे वी अननोन है लेकिन फिर भी इंटू वी करके मिली इक्विवेलेंस आ जाएंगे कि नहीं, ये बताओ हाइपो के। यस सर। एक बार अब बताओ मिली इक्विवेलेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? या तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम या फिर मिलीमोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक बात। अब ये बताओ इसके मोल्स आ जाएंगे ना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, यस सर। इंटू 5 कर देंगे। केमिनो4 का एसिडिक मीडियम में रटा होना चाहिए बेटा, मैंने कहा यस था। सर। इंटू 5 कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे। 1000 क्यों? सर क्योंकि मिली मोल्स मोल्स। है ना। हाँ मोल्स है ना, इंटू 1000 कर दिया, मिली मोल्स आ गए। यस इंटू सर। 5 कर दिया वैलेंस फैक्टर। तो ये बताओ ये मिली इक्विवेलेंस आ गए केमिनो4 के। अब मिली इक्विवेलेंट का लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि ये दोनों बराबर ही रिएक्ट करेंगे। इन दोनों को इक्वेट कर दो उठा के। ओके सर, थैंक यू। सर आपने पिछले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया था सर? पिछले क्वेश्चन में चांस की बात है, दोनों जगह नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लग गया था। इसमें इस बार एक जगह नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लगा, दूसरी जगह ये वाला लगा। बस इन्हीं दो फैक्टर, इन्हीं दो फॉर्मूलों का तो खेल है बस, और है ही क्या। बताओ इस बार KMnO4 के लिए मैं लगा सकता था क्या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम? No, sir. no, इसलिए sir. नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती। हाँ वॉल्यूम गिवन नहीं है उसका कि कितना ml सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, Yes, sir. ट्राई करोगे? सीई का सर वैलेंस फैक्टर क्या होता है? इसका सर सीई। सीई का अगर वैलेंस फैक्टर पता चल गया ना बेटा, तो तुम्हारा आंसर ही आ गया। ध्यान से पढ़ो एक बार क्वेश्चन।
सर C का n फैक्टर 2 आ रहा है। n फैक्टर ना, सर 1 आ रहा है। सर 1 आ रहा है। यस सर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। हाँ हाँ, वैलेंस सर फैक्टर 1 आ रहा है। बट क्या उसने वैलेंस फैक्टर पूछा है बेटा? फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए। यस, तो अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। बताओ, इतना समझ में आया? यस सर। अगर टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, तो कॉमन सेंस लगाओ, सीरियम का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन। अब वी डोंट नो कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वही वैलेंस फैक्टर होगा ना सीरियम +4 का। यस सर। Yes. तो अगर ये बैलेंस फैक्टर आ जाए, तो ये बताओ राइट हैंड साइड वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, ये आ जाएगा कि नहीं? सपोज करो यहाँ 1 आता है, तो बताओ यहाँ +3 आएगा कि नहीं? यस सर। Yes. Sir. यहाँ 2 आता है बैलेंस फैक्टर, सपोज करो, तो यहाँ +2 आएगा कि नहीं? सपोज Yes. करो Sir. यहाँ 3 आता है, तो यहाँ सीरियम +1 में चला जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके से अब तो समझ में आ गया। अब लिख लेते हैं, सर मिली इक्विवेलेंट ऑफ Sn+2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ, चलो Sn+2 के मिली इक्विवेलेंट बच्चों 1 मोलर है, 2 वैलेंस फैक्टर है और वॉल्यूम 20 है। ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। Yes. Sir. सीरियम का बच्चों वॉल्यूम 40, मोलैरिटी 1 इंटू VF, ये नॉर्मेलिटी आई, और वॉल्यूम आया 40 गिवन था। तो वैलेंस फैक्टर आपका सीरियम के लिए आया 1। ये किस किस को समझ में आ गया? इसका मतलब सीरियम 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों गेन करेगा और नई ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 होगी। सो आंसर इज +3। बहुत से लोग जल्दबाजी में आंसर ये 1 टिक कराते हैं। 1 क्या है बेटा? 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है कि 1 वैलेंस फैक्टर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है, वैलेंस नंबर ऑफ फैक्टर। इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है ना, वैलेंस फैक्टर है ना, नई ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी है। बोलो, यस सर। सबको समझ में आया? Yes. Sir. Yes. Sir. पूछ लो किसी को कोई डाउट है तो। सर सीई वाला पार्ट सर जल्दी बता दीजिए। इसमें सर सीई वाला पार्ट सी वाले में क्या बताऊं? ये जो रिएक्शन लिखी हुई है सर वो एक बार बता दीजिए। ये कैसे लिखी? यही तो मैं समझा रहा हूँ कि एक अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको ये ध्यान देना है कि वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अदर शुड बी रिड्यूसिंग। मतलब अगर टिन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सीरियम को मजबूरी है कि रिड्यूस होगा वो, तभी ये क्वेश्चन बना होगा। तो आप वैलेंस फैक्टर निकाल लो, नई ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है उसने, सीरियम रिड्यूस होके कहाँ चला गया, तो बैलेंस फैक्टर अगर आ जाएगा तो बस वो इतने इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करेगा तो नई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ये आ जाएगा।
ट्राई करोगे? यस सर। करो। सर 20 मिलीलीटर मिलीलीटर। नहीं। सर 20/9 मिलीलीटर। Yes, sir. 20/9. यस यस 20/9। 20/9. सर 20/9। इसमें इम्पोर्टेंट क्यों लगाया? वैसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। Sir, SnC2O4 में 2+2 होगा वैलेंस फैक्टर। यस Two. ये वो केस है जिसमें दोनों सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे, स्टेनस भी और ऑक्जेलेट भी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आईआईटी पूछ लेता है। तो वैलेंस फैक्टर ऑफ SnC2O4 will be 4। SN भी जाएगा +4 में और ऑक्जेलेट भी जाएगा। अब मिलीक्विलेंट ऑफ K2Cr2O7 is equal to मिलीक्विलेंट ऑफ 5 into 0.2 into 4। ये बताओ ये सही है? मिलीक्विलेंट ऑफ C2O4। यस सर। ठीक है, सही है। यस सर। ट्वेंटी बाय 9। सबको आया समझ में? यस सर। ये नया प्रोफाइल का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या करा कि 15.8 ग्राम KMnO4 दिया
2 लीटर वाटर में डिसॉल्व करा लिया। पहले ये बताओ, दो तरीके से मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये बताओ, अगर मैं इसका 2 लीटर पानी में बना के सॉल्यूशन बनाया है और उसका 500 ml में निकाल के बाहर टाइट्रेट कर रहा हूँ, तो ये जो मिली इक्विवेलेंट है हाइपो के, ये पूरे सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है कि सिर्फ 500 के लिए रिक्वायर्ड है? सिर्फ 500। 500 के लिए, ओनली 500 है ना, सिर्फ 500 ml। ठीक है, क्योंकि हमारा लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं कि हम बड़ा सा सॉल्यूशन तो बना लेते हैं, लेकिन बड़े से सॉल्यूशन की टाइट्रेशन कराने में हमें एक तो ज़्यादा खर्चा आएगा, हाइपो का ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ होगा, और वो टीडीएस हो जाएगी। टीडीएस मतलब वो ऊपर से तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा, मिलाते रहोगे, एंड पॉइंट नहीं आके देगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 लीटर सॉल्यूशन मिलाया बनाया, ऐसा 500 ml बाहर निकालो और उसका टाइट्रेशन करा लो। ठीक है, और फिर 500 ml के लिए जितना ये यूज होगा, तो बताओ इसके लिए इस पूरे के लिए 4 गुना यूज होता कि नहीं? यस या उसको भी यस छोड़ो, ये बताओ मुझे कि 15.8 अपॉन 158 इंटू 5 ये ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए कि नहीं? यस सर। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को कैसे लिख, या मोल्स निकाला, इनटू वैलेंस फैक्टर कर दिया, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। अब ये बताओ नॉर्मेलिटी क्या आ गई KMnO4 की जो प्रिपेयर करा? मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम लीटर। इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं बेटा? काटो इससे 10 हाफ, और वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। तो नॉर्मेलिटी 1/4 आ गई कि नहीं KMnO4 की? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ इसका मैं 500 ml अगर बाहर निकाल रहा हूं, तो इसकी नॉर्मेलिटी तो वही रहेगी ना? यस सर। भाई नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्या होते हैं? मोल्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो 500 ml में नॉर्मेलिटी इज बेसिकली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि मैंने यहाँ पे कितना निकाला। इस सॉल्यूशन का अगर मैं मान लो लेबोरेटरी में तुम्हारे को ये कहूँ कि HCl 2 मोलर है, और तुम उसमें से थोड़ा सा निकाल के टाइट्रेशन करने लगे, तो उसकी मोलैरिटी 2 मोलर ही तो लोगे ना? यस सर। यस सर। कि कम ले लिया तो कम हो जाएगी मोलैरिटी, ऐसा तो नहीं होगा? बोलो यस सर। भाई, जो लेबोरेटरी में तुम्हारी बॉटल पे मोलैरिटी की टेबल लग गई, ठीक है, मोलैरिटी की चिट जो लग गई, जो पर्ची लग गई, कितने मोलर है ये, ठीक है, तो तुम उसमें से कुछ लोगे, उठाओगे, निकालोगे बाहर, कि पूरा का पूरा तुम्हारे लिए ही है वो 2 मोलर? नहीं ना, उसको तो बार बार 10 लोग बच्चे यूज करेंगे, और तो वो सबके लिए 2 मोलर है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 500। ये किस किस को समझ में आ गया? बट टाइट्रेशन तो बच्चों ऐसे 500 ml के लिए करवाई, 500 ml ने करी ना इसके साथ? यस सर। यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर 500 आगे। ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, ना कि पूरा का पूरा। अगर पूरा का पूरा टाइट्रेशन कराते तो यहाँ 2000 होता कि नहीं? यस सर। किस किस को ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, अब तो तुम आंसर निकाल दो। मैंने मेन चीज तो बताई थी तुम लोगों को। तुम लोग बताओ x क्या होगा?
सर 62.5। यस। समझ में आया? यस सर। बहुत बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करेंगे बेटा, मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक करेंगे कि 15.8 अपॉन 158 इंटू 1000 मिलीमोल्स इंटू 5 मिली इक्वलेंट्स बराबर x इंटू 2 इंटू 1। बताओ यहाँ क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? क्या पूरे के पूरे KMnO4 इसके लिए रिक्वायर्ड है? नो सर। ये तो 2 लीटर में चला गया ना ये तो अमाउंट। सर 1000 नहीं सर 500 होगा। कहाँ पे? सर मल्टीप्लाइड बाय 1000 नहीं सर 500 होगा सर। कहाँ पे? जो आपने अभी एग्जांपल दिया था कि ये गलत होगा सर, वो उसमें बता रहा था गलती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 15.8 बाई 158 इंटू 1000 इंटू 5। ठीक है, ये क्यों गलत होगा? ये तो सर मोल्स लिखे मैंने, मोल्स इंटू 1000 मिलीमोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर बराबर x इंटू 2 इंटू 1। ये क्यों गलत होगा? क्या सारे के सारे KMnO4 इसके लिए यूज हो रहे हैं? नो सर। बताओ कि 1/4 यूज हो रहा है इसके लिए, 1/4 यूज हो रहा है ना। तो तुम तो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी निकाल लो इतनी इंफॉर्मेशन से, और उतनी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, और जितना वॉल्यूम वो यूज करवाए उसके हिसाब से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। एक क्वेश्चन और करो। So, करो, ट्राई करो। Fe का 56 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। सर एक बार ऊपर वाला सॉल्यूशन दिखा दीजिए। हाँ, सर एक 0.2/30 आ रहा है। ये बताओ FeSO4 का वैलेंस फैक्टर सर 1।
अच्छा, मोलैरिटी क्या है बेटा सॉल्यूशन की, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, अपॉन 152 सर मोल्स होगा। मोल्स, और वॉल्यूम 2 लीटर है। यस सर। 0.1 मोलैरिटी है ना, यस सर। और तो नॉर्मल। नॉर्मैलिटी वही आएगी। यस सर। इतना किस किस को समझ में आ गया, यस सर। बोलो। यस सर। इतने की हेल्प से बेटा नॉर्मैलिटी निकली, लेकिन इतने की हेल्प से अब क्या निकलेंगे, मिलीकुलेंट। इंटू 200 यस, इज इक्वल टू मिलीकुलेंट्स ऑफ, P2CR2 सर। ठीक है, तो 0.1 इंटू 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 500 इंटू x इंटू 6। वेरी गुड। 6 5 20.2 x is equals to 0.2 upon 30। बाई 300। समझ में आया? यस सर, यही आ रहा था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना पहले वाले जैसा। यस सर। ऐसा खूब आता है, तुम्हारे स्कूल में भी आएगा, मैं बता दूं पहले, ठीक है। और सिर्फ हो सकता है स्कूल में रिडॉक्स का ना आए, स्कूल में पता है कैसा आए, एसिड बेस टाइट्रेशन का आएगा। इसको कर देगा H2SO4, ठीक है, इसको कर देगा NaOH। सर आ चुका है ऐसा वाला। हाँ, तो बताओ सेम क्वेश्चन एसिड बेस टाइट्रेशन में ऐसे ही सॉल्व करोगे कि नहीं? यस सर। यस ये सर। ये बिल्कुल हमें घबराना नहीं है कि वो टाइट्रेशन एसिड बेस है, मतलब मेथड एकदम सेम चलना है, एकदम सेम चेंज वहां। बस आज क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं मिलीकुलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू मिलीकुलेंट ऑफ रिडक्टेंट, और नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, मिलीकुलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिलीकुलेंट ऑफ बेस। कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा चैप्टर, कुछ है ही नहीं इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स, normality is equal to molarity into valence factor of some common elements which are asked in JEE, KMnO4 K2Cr2 hypo oxalate stannous iron Fe H2O2 का 2 और 2 होता है, आयोडीन का 2, ये बस इतना है। एसिड बेस में टाइट वैलेंस फैक्टर रटा हुआ है, प्रोफाइल सब सेम बनेगी क्वेश्चंस की।
दिस इज द लास्ट प्रोफाइल विच कैन बी फॉर्म्ड, नई प्रोफाइल। उसके बाद चीजें, नई चीज खत्म हो जाएंगी। एक दो चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, क्योंकि वो वाइवा में तुम्हारे प्रैक्टिकल में सब पूछा जाएगा, आयोडीमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक, ठीक है। खैर, ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाइपो की रिएक्शन लिख लो, ऑप्शन ऑफ कोर्स याद इसलिए होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। K2Cr2O7 की रिएक्शन लिख लो। बताओ कितने मिली इक्विवेलेंट बच्चों K2Cr2O7 के ऐड किए गए? 600 into 6 into 2 600 into 2 into 6। इतना किस किस को समझ में आ गया? yes sir Yes. है ना, 600 into 2 into 6। नॉर्मली ये क्वेश्चन अगर मैं यही कंप्लीट कर देता बेटा, तो इतने मिली इक्विवेलेंट को इससे इक्वेट कर देते, 500 into x into 1, x आ जाता। इतना किस किस को समझ में आया? yes sir इस Yes. 600 into 2 into 6 is equal to 500 into x into 1 से x आ जाना चाहिए था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये यहाँ पे बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आफ्टर रिएक्शन जब हाइपो से रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी हमें डाइक्रोमेट बचा रह गया। आफ्टर कंप्लीट टाइट्रेशन, इन दोनों की कंप्लीट टाइट्रेशन होने के बाद ये जो बचा हुआ डाइक्रोमेट था, उसे इतने ऑक्जेलेट की रिक्वायरमेंट हुई। तो ये बताओ, अब समझना ध्यान से, कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 added is equal to 12 into 600। कितना? 12 से 72, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड, या फिर ये कह लो लेफ्ट, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4 required for second titration। तो 14.6 आंसर आ रहा है। एक सेकेंड बस, आंसर नहीं पता बेटा मेरे को। कहाँ थे तुम? यस सर। कहाँ थे? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क चला गया था। अच्छा, फॉर सेकेंड टाइट्रेशन ये बताओ, दूसरी टाइट्रेशन में हमें बचा हुआ डाइक्रोमेट इससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये बताओ, अगर मैं इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल लूं, ये वाले, तो ये मुझे मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट देंगे, बट कौन से मिली इक्विवेलेंट देंगे? जो बचे रह गए या जो हाइपो के लिए यूज हुए? सर बताओ, जो लेफ्ट से हो गए जो बचे रह गए। ये बात किस किस को समझ में आ गई? yes sir यही समझ लो बस, ये एक नया, एक और प्रोफाइल है। एक तो बेटा प्रोफाइल ये बनता है क्वेश्चन का, है ना, एक डायरेक्ट वाला प्रोफाइल बनता है जिसमें डायरेक्ट इक्वेट मारते हैं, एक ये वाला बनता है जिसमें कुछ पानी में मिला देते हैं और उसका पूरे का टाइट्रेशन नहीं करवाते, इसके हेल्प से नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, फिर इस नए वॉल्यूम के हेल्प से मिली इक्विवेलेंट निकाल के इक्वेट करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ये देख लो कि सपोज करो मैंने ये ऐसा समझ लो कि मेरे को गलती से मैंने ज्यादा मिली इक्विवेलेंट मिला दिए बेटा, डाइक्रोमेट के जितने यहाँ रिक्वायर्ड थे ना, उससे ज्यादा मिला दिए, ठीक है। तो ज्यादा मिल गए मेरे से, तो इसकी और इसकी रिएक्शन होने के बाद भी डाइक्रोमेट बचा रह जाएगा कि नहीं? बोलो। अगर बचा रह गया यस तो सर। फिर एक्सेस ऑफ डाइक्रोमेट को न्यूट्रलाइज कराने की, बैक टाइट्रेशन की, सेकंड टाइट्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? yes sir Yes, sir. ठीक है। तो ये बताओ,
फॉर सेकंड टाइट्रेशन ये जो मिली इक्विवेलेंट डाइक्रोमेट के यूज हो रहे हैं कितने 100 इंटू 0.5 इंटू 2 वैलेंस फैक्टर 2 होता है ना 100 डाइक्रोमेट का। यस सर ठीक है, तो ये बताओ ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट रिक्वायर्ड तो है, साथ में ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट लेफ्ट भी तो होंगे ना यस सर आफ्टर रिएक्शन विद हाइपो। यस बस यही कंसेप्ट था, बस मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट आएगा ये बेटा, ये लेफ्ट आएगा तो 200 इंटू 5 1100। ठीक है, अच्छा तो ये बताओ मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 रिएक्टेड सर यूज 7100 हो जाएगा। फॉर हाइपो। ये थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है, मैं कम कर दूं वॉल्यूम, ठीक है, या फिर इसे ना 0.2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? $720। यस सर बोलो। यस सर ठीक है, अब ये बताओ ये used for hypo equals to 720 minus 100, बस ये बात किस किस को समझ में आ गई? यस सर एक बार क्वेश्चन पढ़, सॉरी 620 यार 620। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नो सर अभी अब बस इसे क्या कर दूं बेटा? सर इक्वल इक्वेट कर दे। इक्वेट इक्वल से हाइपो के मिली इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देना अब तो यस सीधे। सर 500 into x 500 into 1 into 1 which is equal to 62/5 yes 62 by 50 31 by 25। यही आ रहा था कि तुम्हारा यस सर 1.24 1.24 पूछ लो बच्चों, किसी को समझ में ना आया हो तो। सर अगर उसको 2 ले तो सब बहुत ज्यादा आ रही थी, लाइक 12.2 मोलैरिटी आ रही थी। हाँ हाँ, बहुत वो सब्ट्रैक्ट करने का कोई सेंस नहीं लग रहा था एक्चुअली, इसलिए मैंने 0.2 कर दिया। सबको आ गया? पूछ लो भाई, तुम लोग पूछ ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या बीच बीच में सो जाते हो क्या? सर समझ आ रहा है सब कुछ। सर नहीं ऐसा तो नहीं होगा, यस सर बहुत होंगे बेटा जिन्हें नहीं आ रहा होगा, बहुत होंगे। सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ ही हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, बाकी सार्थक, यस सर शिवांश यस सर नहीं आया तुम्हें? शिवांश कर रहे हैं कर रहे हो? अभिनीत, आरुषि, दर्श, फजल, गरिमा, गौरांग, हर्ष, यस सर आ गया। जय यादव, कार्तिकेय सिंह, शुक्ला, लक्ष्य, यस नेहा, सर प्रांजल, यस सर प्रिंस, रचित, रचित दो है, रचित शर्मा भी है,
सागर, संस्कार, यस मिश्रा, सर। जायसवाल, श्रीवत्स, सुहानी, वेदांत, विनीत। So, यस सर। बहुत कम बच्चे बोलते हैं, या तो स्कूल का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तुम लोगों पे, क्यों ऐसा है ना? यस अब जो 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 शुरू में जो जून वाला तुम्हारा एंथू था वो डाई डाउन हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना? यस सर। तुम नए नए आए थे, जोश था आईआईटी का, जोश, यस सर। सर वो स्कूल जो वाले पढ़ाते तो क्या बात थी फिर। यस सर। जोश वो जोश yes, sir. ये पहली साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है। सितंबर तक आते आते ना बच्चा बिल्कुल पजल हो जाता है। ये तुम लोग तो ये लकी हो कि तुम लोग की तो अभी तक सारी चीज ऑनलाइन चल रही थी, ठीक है? सारी चीज ऑनलाइन चल रही थी तो तुम कम से कम फिजिकली टायरिंग नहीं होता था तुम्हारे लिए। नहीं तो मैंने देखा है वो ज़माना याद है मुझे, जब बच्चा सीएमएस से या किसी स्कूल से आया 3:30 बजे तक स्कूल, वहीं उसकी वैन खड़ी है कोचिंग के लिए, खाना मुंह में डाला, 3:30 बजे वैन में बैठ के 4 बजे तक कोचिंग आया, कोचिंग से 8:30 9:45 निकला, 9:30 घर पहुंचा, यहाँ का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, अगले दिन फिर स्कूल 6 बजे, 5 बजे से 6 बजे सुबह उठ गए, और फिर धीरे धीरे कोचिंग में तो तुम जानते ही हो हमेशा की तरह पीछे चलता है, स्कूल हमेशा की तरह आगे चलता है। स्कूल में हाफ ईयरली में आधा बच्चा डाउन, आधा बच्चा फेल, ठीक है जी। यहाँ के भी तो पेरेंट्स परेशान, ये हमारा 90% का बच्चा आपके यहाँ आके खत्म हो गया। बोलो। सर अभी वही फेस चल रहा है कि सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ से निकाले। 3 चैप्टर्स यस सर। केमिस्ट्री में हाफ ईयरलीज में, सिलेबस हाफ ही एक तरह से कंप्लीट कर दिया अभी से। हाफ ईयरली में ऑर्गेनिक में ड्यूमास, जेल्डाल, GOC1 है ना, इवन GOC2, मतलब एसिडिक, बेसिक, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल सब आ रहा होगा मेरे ख्याल से। वो नाम नहीं लेंगे लेकिन क्वेश्चन पूछ लेंगे, नाम नहीं लेंगे इनऑर्गेनिक का यस सर। बहुत ज्यादा पार्ट है। एक ही वीक में सर केमिकल एस ब्लॉक आ रहा है पूरा। पूरा एस ब्लॉक यस आ रहा है। सर। तो पढ़ाते भी तो नहीं, सब मीन्स एक पार्ट पढ़ा देते चैप्टर को, वो पूरा चैप्टर हो गया बस। यस सर, सब बॉन्डिंग खत्म कर दी। बॉन्डिंग यस हो सर। गई। सर बताओ ये। खत्म तो की, इससे सिर्फ 4 क्लास में बॉन्डिंग खत्म कर दी। हाँ, यस सर। या सर फ्रांसिस 2 में दिन ऐसा में ही होता खत्म है। की थी इधर यहाँ टमाटर में। तुम्हें SPDF लिखना नहीं आया अभी, बताओ। तो ये यस सर। परेशानी आज की नहीं है, ये तो 15-20 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। हाँ, जब मैं कोटा में था तब तो बहुत, वहाँ तो बच्चा जब पहुँच गया ना तो वहाँ तो सब स्कूल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वहाँ तो सुबह ही कोचिंग आ रहा है बच्चा, 11th का ज़्यादातर बच्चा सुबह आ जाता था कोचिंग, है ना? तो सुबह से दोपहर तक फिर उसके पास टाइम ही टाइम है। बट वो अब वो भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अब स्कूल के मार्क्स और हर चीज इम्पोर्टेंट है। अगर तुम देखो जेई मेन का पैटर्न, जेई मेन अगर बच्चा एनसीईआरटी ढंग से कर लेना तो उसका रुकेगा नहीं है जेई मेन। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चे हो जा रहे हैं पजल, टीचर कोचिंग के ये पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं हो पा रही, ये हो रही है प्रॉब्लम, बात और कुछ नहीं। तो एक तो 1-2 साल से ऑनलाइन ही कर रहे तो फिजिकली प्रेजेंट रहने की आदत छूट गई है अब। हाँ वो भी है। सर एक बार इस क्वेश्चन की समरी कर दीजिए। एक बार किसकी समरी करूं? सर ये वाले क्वेश्चन की पूरी समरी सॉल्यूशन की। ठीक है सुनो। 500 ml, देखो हुआ क्या, गलती होती है इंसान से, वो गलती हो गई मेरे से। क्या कि मैं इसके x मोलर हाई को 500 ml का एस्टिमेशन कर रहा था, लेकिन वैसे तो मैं डाइक्रोमेट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करता हूँ, तो जैसे ही मेरा कलर चेंज होता है यहाँ मुझे पता चल जाता है एंड पॉइंट आ गया, और मैं जितना वॉल्यूम यहाँ पे यूज हुआ वो तो मेरे को पता ही है, और जो मैं डाइक्रोमेट यूज कर रहा था उसकी मोलैरिटी मुझे पता थी। तो ये मोलैरिटी पता थी, इसकी गिवन थी जो मैं यूज कर रहा था क्योंकि तो स्टैंडर्ड था, ठीक है? वो तो मुझे पता थी।
इसका वॉल्यूम में जब धीरे 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 ऐड कर रहा था, तो यहाँ मैंने रीडिंग्स 500 पे स्टार्ट किया, सपोज करो, कलर चेंज पे 100 बचा, तो 400 ml डाइक्रोमेट मैंने मान लिया कि यूज हो गया। तो मैं 400 इंटू मोलैरिटी इंटू 6 बराबर 500 इंटू एक्स इंटू 1, ऐसे मुझे ये x आ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जो मैं हाइपो लेके चला नीचे, ठीक है, उसमें मैंने ब्यूरेट से नहीं, इनफैक्ट एक बीकर ऐड कर दिया, किसका, K2Cr2O7 का। तो ऐसा लगा मुझे कि बीच में कहीं कलर चेंज आया था, लेकिन वो कलर चेंज वापस चला गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसका मतलब टाइट्रेशन पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने ये यहाँ कुछ ज्यादा मिला दिया। कलर चेंज आया, मैं रुका नहीं, उसके बाद भी मिलाता रहा, ठीक है। हालांकि कलर चेंज पे मुझे रोक देना चाहिए था, और कलर चेंज पे रोकते ही मैं इसको इक्वेट कर देता, इसको और इसको इक्वेट कर देता, तो मेरा एक्स आ जाता। लेकिन मैं रुका ही नहीं, मैंने और मिलाता गया, मेरा ध्यान कहीं और था, तो मेरे से ज्यादा मिल गया। और किसी ने मुझे बताया कि भैया इसमें पिंक कलर तो आया था, अब वो डिसअपीयर हो गया। अच्छा जी, फिर मैंने सोचा अच्छा चलो अब गलती से ज्यादा मिल ही गया है, तो अब सपोज करो यहाँ नीचे मैंने 500 मिला दिया मिली इक्विवेलेंट, मुझे पता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना इस सॉल्यूशन को उठाया, और उसके लिए मैंने ऑक्जेलेट से टाइट्रेशन करानी स्टार्ट करी। ऑक्जेलेट से मुझे पता है ऑक्जेलेट किसको टाइट्रेशन मारेगा, किसकी टाइट्रेशन करेगा, ऑक्जेलेट इसकी टाइट्रेशन करेगा। तो ये बताओ, ये जितना यूज होगा दूसरी टाइट्रेशन में, वो मुझे ये बता देगा ना कितना मेरे से ज्यादा गिर गया था डाइक्रोमेट, ठीक है। तो सपोज करो ये ऑक्जेलेट के मिली इक्विवेलेंट्स 100 रिक्वायर हुए बाद में, 100, ठीक है। यहां मेरे से मिली इक्विवेलेंट 720 गिर गए, ठीक है। और ये बाद में मुझे ऑक्जेलेट के मिली इक्विवेलेंट 100 रिक्वायर हुए। तो ये बताओ कि 720 में से 100 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 620 तो इसके लिए यूज हो गए होंगे ना। यस सर। बस यही कहानी है बेटा, और कुछ है ही नहीं। अब इतने क्वेश्चन तुम ध्यान से करो, तो नेक्स्ट टर्न पे हम कंटिन्यू करेंगे, इसे खत्म कर देंगे अब इसे, ठीक है। आयोडोमेट्रिक, आयोडीमेट्रिक सब हो जाएगा। 5-5 मिनट की कहानियां रह गई हैं। सर हाँ, एसिड बेस के सारे क्वेश्चन बोलो। सर इसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास, भेज दीजिए। हाँ, मैंने बोला है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, 1-2 दिन में मोस्ट प्रॉब्ली। एक बच्चे ने पूछा भी था, तो मैंने बोला है मोस्ट प्रॉब्ली संडे तक भेज दूंगा मैं, जैसे ही मेरे पास आएगा। सर फिजिकल के लिए कौन सी अच्छी बुक रहेगी न्यूमेरिकल्स के लिए? उसके लिए लास्ट 10 इयर्स के, 20 इयर्स के, इनफैक्ट जेई मेंस 15 इयर्स के खरीद लो, वो ज़्यादा बेटर है। चैप्टर वाइज उसे निपटाते चलो। सर और सेपरेटली excuse me, आती sir. होगी वो फिजिकल की सिर्फ? ना, सिर्फ केमिस्ट्री की मिल जाएगी, बट उसमें चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सर पी बहादुर कैसी है? पी बहादुर सही है, पी सर बहादुर बालाजी? हाँ, वो बालाजी की है शायद पी बहादुर। आरसी मुखर्जी भी खरीद सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, आरसीएम, ये दोनों में से खरीद सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए, फिजिकल के, आरसीएम या पीबी सक्सेना, पी बहादुर। सर एनओएसटी कौन सी? एनओएसटी नरेंद्र अवस्थी, आप देख लो, अगर ये दो ना मिले तो खरीद लो। और सर इनऑर्गेनिक के लिए सर मींस थ्योरी न्यूटन सही है? इनऑर्गेनिक की थ्योरी तो जब जब टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे वो नोट्स प्लस एनसीईआरटी, बस उतना करना होगा इनऑर्गेनिक के लिए, नो मोर। बहुत ज़्यादा नहीं इनऑर्गेनिक में टाइम वेस्ट करना है, बिकॉज उसमें स्कोरिंग नहीं है बिल्कुल। पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे, ये रहेगा उसमें। 1-2 चैप्टर तो चलो ठीक है, लेकिन ब्लॉक वगैरह, ब्लॉक एलिमेंट्स ना,
जितना भी तैयार कर लोगे क्वेश्चन नहीं होते उसके। तो वैसे भी सब 11% डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों में। हाँ कम है, बहुत कम है। अच्छा ही है, सबके साथ वही हाल होता है इनऑर्गेनिक में। चलो बेटा आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। Thank Thank you, you, sir. sir. ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। Get well थैंक यू soon, सर। sir. ओके।